देखो क्लास स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी अपन पढ़ रहे हैं, इसको जल्दी से हमें फिनिश करना है और आगे बढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर अभी लास्ट क्लास में हमने ड्यूअल नेचर ऑफ एटम जो होता है, सॉरी ड्यूअल नेचर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यूअल नेचर शो करता है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कभी वेव की तरह तो कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ये जो वेव पार्टिकल कोरिलेशन है ये दिया जाता है एक फॉर्मूले से। क्या होता है फॉर्मूला? लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। इस फॉर्मूले से हम ये कोरिलेशन देते हैं। लैम्डा वेवलेंथ हो गई, एम वी क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी, जिसे हम मोमेंटम भी बोलते हैं। कई तरह के हमने क्वेश्चंस इसके किए, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल है, मैंने आपको बताया कि भाई नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल को समझना इतना सिंपल नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे समझने के लिए हमें पहले बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है। क्या क्या समझना पड़ता है हमें? हमें रेडिएशंस के बारे में जानना होता है ना। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है उनके बारे में जानना होता है। हमें प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला एक्सपेरिमेंट समझना होता है। हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना होता है ना। इस तरह के कई ये एक्सपेरिमेंट समझने होते हैं। इसके साथ साथ हमें एक एक्सपेरिमेंट और है जिसे हमें समझना होता है, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये भी हमें समझना होता है, तो इसको लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये देखो क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो स्पेक्ट्रम वर्ड जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वर्ड ऑलरेडी हमने यूज किया था। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? जिसमें अलग अलग रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जब उनको एक साथ कंबाइनली ऑब्जर्व किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रम कहलाती है ना। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है, इसका जो रेंज होता है, इसी चला में जो रेंज होता है वो क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। यहाँ पे हमारा अगर हाइड्रोजन के लिए हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के लिए भी हम यहाँ पे क्या देखते हैं? स्पेक्ट्रम देखते हैं। ये स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। रिमोट नहीं है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखो क्या होता है। हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन का गैसियस क्लाउड लेते हैं और उसमें से हम लाइट को पास होने देते हैं, या फिर उसमें से लाइट का इमिशन कराते हैं, और फिर उस लाइट को प्रिज्म से पास करवाया जाता है। प्रिज्म से जब पास करवाया जाता है तो प्रिज्म क्या करता है? किसी भी लाइट को अलग अलग कलर्स में ब्रेकआउट कर देता है, तोड़ देता है। जब वो अलग अलग कलर में ब्रेकआउट करता है, तोड़ता है, तो वहां पर कुछ हमें ब्लैक लाइंस ऑन डार्क प्लेटफॉर्म या फिर डार्क लाइंस ऑन ब्लैक प्लेटफॉर्म दिखाई देती है। इसे ही क्या कहते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये दो तरह का होता है। पहले तो बात तो एक तो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सबसे पहले क्या लेते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखो क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये है कि अगर कोई हाइड्रोजन का गैसियस क्लाउड लिया जाए, देखो ये कोई हाइड्रोजन गैस का क्लाउड है, इसको बोल देंगे हाइड्रोजन गैस क्लाउड। ये हाइड्रोजन गैस का क्या है? क्लाउड है या बादल है। इस तरह से किसी चैम्बर में हम हाइड्रोजन गैस का क्लाउड ले लेते हैं, है ना। ये मान लो हाइड्रोजन गैस का क्लाउड। इस हाइड्रोजन गैस के क्लाउड पे हमने क्या किया? कोई व्हाइट लाइट को हमने भेजा। किसको भेजा? व्हाइट लाइट को हमने भेजा। यहां से क्या भेजा हमने? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट ऐसी लाइट होती है जिसमें सभी तरह के कलर्स मौजूद होते हैं।
अब क्या करता है, देखो व्हाइट लाइट में तो सभी तरह के कलर्स मौजूद है, यानी कि सभी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, मौजूद है। अब क्या होगा, देखो हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स होते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, कुछ एक फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट्स है, कुछ एक फ्रीक्वेंसी वाले जो फोटोन्स है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। यहां से हमारे पास व्हाइट लाइट जो आ रही है, इसमें हर तरह की फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स मौजूद है या नहीं है? लेकिन हाइड्रोजन गैस के जो क्लाउड होता है, कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के जो फोटोन्स होता है, उनको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। उनको जब एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहां पर व्हाइट लाइट वापस बाहर निकलेगी, लेकिन इसमें कुछ क्या होगी, फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होगी। अब हमें ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी मिस कौन कौन सी है। हमें क्या देखना है कि ये जो व्हाइट लाइट अब बाहर निकली है वापस इस क्लाउड से होते हुए, इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी मिस है जो अंदर हाइड्रोजन गैस ने एब्जॉर्ब कर ली है। तो उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस व्हाइट लाइट को खोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा पूरा स्प्रेड करके। तो स्प्रेड कैसे किया जाता है, इसके लिए काम में लेते हैं प्रिज्म। क्या काम में लेते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को अलग अलग कलर्स में, जैसे इंद्रधनुष के 7 कलर्स होते हैं ना, वैसे क्या कर देता है, वो डाइवर्ट कर देता है, डिविएट कर देता है। ये मान लो प्रिज्म लिया, ये प्रिज्म क्या करेगा, अलग अलग कलर्स में व्हाइट लाइट को डिविएट कर देगा। तो इसमें हमारा जो रेड है और वॉयलेट है, उसमें डिविएट हो जाएगा। जैसे वॉयलेट का सबसे ज्यादा डिविएशन होता है, ये वॉयलेट कलर वाली लाइन हो गई, यहाँ पे इस तरह से ये डिविएट हो जाएगी वॉयलेट, और ये हो गया रेड कलर वाला, और बीच में इंटरमीडिएट कलर रहता है येलो का। ये इंटरमीडिएट कोई कलर येलो। तो इस तरह से ये जो पैटर्न होता है लाइट का, यहां पे हमें क्या दिखाई देना चाहिए, पूरा विबग्योर का पैटर्न मिलेगा ना। ये क्या मिलेगा, विब ग्योर का एक इंद्रधनुष टाइप का पैटर्न, है ना, ऐसा। ऐसा एक कलरफुल व्हाइट कलर जो होता है, वो किस में डिविएट हो जाता है, अलग अलग जो 7 हमारे कलर्स हैं उन सभी में डिविएट हो जाएगा। लेकिन देखो यहां पर क्या है, यहां पर कुछ फ्रीक्वेंसी वाले जो फोटोन्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। कुछ फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन्स क्या है, एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। उस वजह से देखो क्या होता है, जो कुछ लाइंस होती है वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देती, कुछ लाइंस हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देती। वो लाइंस यहाँ पे क्या हो जाती है, मिस हो जाती है। भाई पूरा स्पेक्ट्रम की हर लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन जो फोटोन्स एब्जॉर्ब हो गए वो यहाँ पे क्या होंगे, दिखाई नहीं देंगे। दिखाई नहीं देंगे तो वहां पे क्या होगा, डार्क लाइन होगी। तो ब्राइट कलरफुल प्लेटफॉर्म होता है, उस पे हमें क्या नजर आती है, डार्क लाइंस नजर आती है। ये डार्क लाइंस, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ में आया बात, क्लियर ये चीज? तो यहां पर एब्सेंस जो है कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटोनों की, वो हमें इस विबग्योर वाले पैटर्न पे देखने को मिलती है। वहां पे इस कलरफुल पैटर्न पे हमें क्या मिलती है, डार्क लाइंस मिलती है। और यही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। समझ में आई बात? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, व्हेन व्हाइट light is passed through hydrogen gas cloud, then some photons of particular frequency, specific frequency, specific
frequency are absorbed these photons appear as these absorbed photons appear as dark lines on bright platform तो ये जो फोटोन्स हैं ये अपीयर होते हैं डार्क लाइंस ऑन ब्राइट प्लेटफॉर्म, और इस तरह का ये जो स्पेक्ट्रम है ये क्या कहलाता है, हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसमें देखो कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है ना भाई, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, लाइन आ गई बीच में, इसलिए तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, है ना। तो dark lines on bright platform, this is called absorption spectrum, this is called absorption spectrum, इसको absorption spectrum बोलते हैं पहली बात तो। और इसकी नेचर कैसी है, डिसकंटिन्यूअस नेचर। कैसी है, इट हैव डिसकंटिन्यूअस नेचर, इट हैव डिसकंटिन्यूअस नेचर, डिसकंटिन्यूअस नेचर, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस नेचर हो गई। डिसकंटिन्यूअस नेचर, समझ में आया बात। अगर हाइड्रोजन गैस नहीं होती और सिंपली व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते तो कैसा मिलता, कंटिन्यूअस नेचर का स्पेक्ट्रम मिलता, उसमें डार्क लाइंस इस तरह से ब्रेक जो है नहीं मिलता, है ना। अब देखो डिसकंटिन्यूअस नेचर आ रही है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कोई डिस्क्रिटाइजेशन हो गया, है ना, मतलब कुछ स्पेसिफिक फोटोन ही क्या हुए, एब्जॉर्ब हुए हैं। तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये भी लाइट के किस नेचर को सपोर्ट कर रहा है, पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। नहीं करेगा क्या, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी आ गई ना, और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के फोटोन से एब्जॉर्ब हुए। ये जो लाइनें होती है ये एकदम स्पेसिफिक होते हैं, एकदम स्पेसिफिक, इतना स्पेसिफिक कि इन लाइनों का यूज करके हम हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई। इसीलिए इन स्पेक्ट्रम्स को क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं दुकान में, है ना, जैसे कोई बड़ी दुकान हो, रिलायंस, ये फ्रेश, जैसे ये बड़े मार्ट खुले होते हैं ना, इनमें आप जब चेकआउट करते हो, पैसे देते हो, तो क्या करते हैं, स्कैन करते हैं ना बारकोड, तो वहां पे बारकोड वो स्कैन करके इस प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है ना, कि भाई ये प्रोडक्ट, इसकी रेट अपने आप क्या आएगी, कंप्यूटर में आ जाएगी, आ जाती है ना। तो वहां पे बारकोड क्या होता है, वो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए काम होता है। बारकोड क्या है, एक उसका आइडेंटिटी है। ठीक इसी तरह से ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस हाइड्रोजन के लिए एकदम एग्जैक्ट, इनकी जो पोजीशन होती है बहुत ही ज्यादा यूनिक और स्पेसिफिक होती है। ऐसा नहीं है कि कार्बन जो है, कार्बन के लिए स्पेक्ट्रम लेंगे तो इस तरह की हमें लाइन मिल जाए, कार्बन के लिए अलग अलग लाइन मिलेगी, है ना, उन लाइंस के बीच की डिस्टेंस, उन लाइन की थिकनेस वगैरह वगैरह ये अलग अलग होगी कार्बन के लिए। ओके, तो इसलिए ये जो लाइंस होती है हर एक एटम के लिए स्पेसिफिक होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम्स बोलते हैं। समझ में आई बात। इनका यूज क्या किया जाता है, जैसे सन है, ये सन है हमारा, सन के कोर से कोई लाइट निकली, सन का जो कोर है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 10 केल्विन के आसपास है, उसके कोर से लाइट निकली, उसके सराउंडिंग में क्या है, कोई गैस का क्लाउड है ना, उससे पास होती ही पाएगी वो, उससे पास होते पाएगी, तो उस लाइट को हम किससे गुजारेंगे, प्रिज्म से गुजारेंगे।
फिर उसका क्या लेंगे, स्पेक्ट्रम लेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगी, लाइंस मिलेगी। हम ये चेक करेंगे कि अर्थ पे जितने भी हमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जितने भी पीरियोडिक टेबल के एटम्स हैं, उन सभी के गैसेस क्लाउड फॉर्म करके हमने क्या बना रखा है, एक बारकोड का संग्रह बना रखा है, एक कलेक्शन बना रखा है। फिर हम क्या चेक करेंगे कि जो सन के आउटर रीजन में जो गैस है उसने हमें किस तरह का स्पेक्ट्रम दिया। वो हम हमारा ऑलरेडी जो अर्थ पर जितने भी बार कोड हमने कलेक्ट किए हैं एटम्स के, उनसे क्या कराया, मैच कराया। तो जिसके साथ परफेक्टली मैच हो रहा है उससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सन पे कौन सी गैस है। समझ में आई बात। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो सन है उसके आउटर क्लाउड में कौन सी गैस होती है सबसे ज्यादा मैक्सिमम, हीलियम या हाइड्रोजन होती है। तो वो कैसे पता चला, वो इसी स्पेक्ट्रम वाले टेक्निक से पता चला। समझ में आया बात। हम यहाँ पे अर्थ पे बैठे बैठे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, किसी प्लेनेट पे या किसी स्टार पे हम अर्थ पे बैठे बैठे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि वहां पे कौन सी गैस मौजूद है, वहां पे कौन सा एटम्स मौजूद है। आप देखते हो ना अखबार में आता है कि वहां पे उस प्लेनेट पे इतना है, उस प्लेनेट में ये बना हुआ है, उस प्लेनेट पे ये गैस एक्सेस में है। तो वो कैसे पता लगा पाते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर ये जो स्पेक्ट्रम टेक्निक होती है इसी से पता लगा पाते हैं। हमें तो क्या चाहिए, जो उस प्लेनेट से आने वाली जो लाइट है उसकी लाइट बस चाहिए, उस लाइट को इंटेंसिफाई करते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं, लाइंस का पैटर्न मिलता है और आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वहां पे कौन सा एटम होगा, कौन सा गैस होगा। समझ में आई बात। तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। अब देखो ये तो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये कैसा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके अलावा जो दूसरा स्पेक्ट्रम होता है वो कौन सा होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम। ये नोट कर लिया। अब देखो दूसरा स्पेक्ट्रम जो होता है वो होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, उसको समझते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम, देखो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस क्या है, मान लीजिए हमारे हाइड्रोजन गैस का क्लाउड है, ये क्या है, लेट्स से दिस इज हाइड्रोजन गैस क्लाउड, ये हाइड्रोजन गैस का क्लाउड है। इस हाइड्रोजन गैस के क्लाउड को हम क्या करते हैं, कोई हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी से हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन गैस के क्लाउड को जोड़ दिया। ये हमारा हो गया हाइड्रोजन गैस क्लाउड। अब देखो इस गैस के क्लाउड को हमने किसी बैटरी से जोड़ा, तो क्या होता है यहां पर, यहां पे देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। ये जो हाइड्रोजन गैस का क्लाउड है ये अपनी खुद की क्या करेगा, कोई लाइट क्रिएट करेगा, अपनी खुद ही क्या करेगा, कोई लाइट क्रिएट करेगा ना। जब इसमें स्पार्किंग होगी, है ना, इस तरह से क्लाउड फॉर्म होंगे, क्लाउड में स्पार्किंग होगी, तो ये क्या करेगा, अपनी खुद की कोई लाइट फॉर्म करेगा, ये हाइड्रोजन गैस का क्लाउड करेगा। अब वो जो लाइट निकलेगी उस लाइट का हम क्या करेंगे, प्रिज्म से गुजारेंगे। ये जो लाइट निकलेगी इस लाइट को हम क्या करेंगे, प्रिज्म से गुजारा हमने, गुजार दिया प्रिज्म से। प्रिज्म से गुजारने के बाद यहां पर हमें कुछ स्पेक्ट्रम लाइंस मिलने वाली है, ऐसे। ये स्पेक्ट्रम लाइंस हमें वहां पे दोबारा मिलती है। इस बार देखो स्पेक्ट्रम जो मिलता है वो कैसा मिलता है, इस बार क्या होता है, पूरा प्लेटफॉर्म डार्क होगा, पूरा प्लेटफॉर्म क्या होगा, डार्क। लेकिन उस डार्क प्लेटफॉर्म पे क्या मिलेगी, कुछ ब्राइट लाइंस मिलेगी। उस डार्क प्लेटफॉर्म पे क्या मिलने वाली है, ब्राइट लाइंस। इस ब्राइट लाइंस को मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूं, जो लाइनें मिस हो गई थी उस समय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के टाइम, अब वो क्या मिलेगी, यहां पे दोबारा देखने को मिलेगी। तो यहां पे देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो क्या मिलता है, इसको बोलते हैं डार्क लाइंस ऑन ब्राइट प्लेटफॉर्म, डार्क लाइंस ऑन ब्राइट प्लेटफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, डार्क लाइंस ऑन ब्राइट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, ब्राइट लाइंस ऑन डार्क प्लेटफॉर्म, इसको बोलते हैं ब्राइट लाइंस ऑन डार्क
प्लेटफॉर्म। ये क्या है? ब्राइट लाइंस है ऑन डार्क प्लेटफॉर्म है। समझ में आया बात? तो ये होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में हम अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें कि व्हेन हाई वोल्टेज is applied on hydrogen gas cloud, it emits its own light. It's emit its own light. When this light, when this light is passed from prism, passed from prism, bright lines on dark platform is observed. Bright lines on dark platform is observed. तो ब्राइट लाइंस ऑन डार्क प्लेटफॉर्म इज ऑब्जर्व्ड, और इस तरह का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या कहलाएगा? इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लाइट क्या हो रही है? इमिट हो रही है। पिछले वाले में क्या था? लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इमिशन स्पेक्ट्रम। दिस इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। ओके। ये देखो कुछ ऐसा है कि मान लो मैंने एक रोटी जो है, मान लो 3 दोस्त हैं, है ना? 3 दोस्त कौन कौन से हैं? 3 दोस्त कौन कौन से हैं? मान लो 3 गर्ल्स हैं। 3 गर्ल्स का नाम बताओ। मान लो 3 गर्ल्स हैं, ए बी सी। 3 गर्ल्स हैं, ए बी सी। ए को सी ने बोला, मने तू थारो परांठो लाइए जगी दे आज तू, है ना? टिफिन मायने खुशबू आ रही है सुबह से, मने लागी भूख, मने तू थारी रोटी दे दे या परांठो दे दे। तो ए को सी ने बोला परांठा नहीं, अपन चॉकलेट लेते। कौन सी? डेयरी मिल्क, है ना? एकदम खुली हुई है, उसका रैपर निकला हुआ है। तो सी ने ए को बोला कि डेयरी मिल्क चॉकलेट मेरे को दे दे। तो ए और सी के बीच में कौन आ रहा है? बी आ रहा है। तो बी को पकड़ाया ए ने चॉकलेट, तो बी बी भाई है तो दोस्त ही, तो बी क्या करेगा? एक बाइट ले लेगा, ले लेगी ना बाइट, एक चक्की बोर्ड ले सी, है ना? फिर बाइट लेने के बाद में क्या पहुंचेगी? चॉकलेट सी के पास पहुंचेगी ना। तो बी ने क्या कर लिया? चॉकलेट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, फिर किसको दिया? सी को। तो सी को जो मिसिंग पार्ट है वो दिखाई नहीं देगा ना। तो इसी तरह से यहाँ पे मिसिंग पार्ट में क्या मिली? डार्क लाइंस मिली। समझ में आया बात? यही होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो अब लेकिन मान लो सी का झगड़ा हो गया। सी ने कहा कि तू मारे बिना पूछे चक्की किया बोड़ ली, है ना? सी ने बी को क्या बोला? मारे बिना पूछा चकड़ी किया बोड़ ली, निकाल थारे मुंह से पाछो बारे, है ना? तो सी ने क्या किया? बी को टॉर्चर किया, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली भी, है ना? पीठ पे ठोका एकदम, बाहर निकाल, क्यों चॉकलेट खाई मेरी? तो वो चॉकलेट क्या होगी? इस बार वापस मिल जाएगी। टॉर्चर का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक स्पार्किंग, इलेक्ट्रिक हमने शॉक दिया। तो क्या करेगा? यही हाइड्रोजन गैस क्लाउड जो उसने फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए थे, वही फोटॉन्स अब क्या करेगा? ये रिलीज करेगा। तो यहां से फोटॉन्स वही वही फोटोन रिलीज करेगा जो पहले क्या हुए थे? एब्जॉर्ब हो चुके थे। समझ आया बात? तो ये जस्ट इसका क्या हो गया? फोटो का ये जस्ट इसका रिवर्स हो गया ना। पहले जो लाइंस मिस थी, अब वही लाइन क्या होगी? यहाँ पे वापस अपीयर होगी। समझ में आया बात? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और यहाँ पे भी ये भी क्या है? डिसकंटिन्यूअस नेचर का है ना। तो ये भी लाइट के किसको सपोर्ट करता है? पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, नहीं करता? करता है ना। इट हैव डिसकंटिन्यूअस नेचर। इसकी भी नेचर कैसी है?
डिसकंटिन्यूअस नेचर है। समझ में आई बात? मैं आपको इसका एक्चुअल में डायग्राम भी दिखा देता हूं। देखो एक्चुअल में ये कैसे दिखते हैं एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम, वो भी अपन देख सकते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखो सर्च करोगे तो इमेजेस आएगी कुछ, ये देखो इमेजेस अपन, ये देखो इमेज, ये परफेक्टली रिप्रेजेंट करती है हमारे स्पेक्ट्रम को। ये देखो दिख रहा है ना? ये तो हो गया देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसमें कोई लाइन नहीं है। जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारेंगे तो हमें परफेक्ट स्पेक्ट्रम मिलेगा ना, बिना किसी डिसकंटिन्यूटी के, बिना किसी कोई डार्क लाइन के या ब्राइट लाइन के कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको तो बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यहाँ पे कंटिन्यूटी कहीं ब्रेक हो रही है क्या? देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, कहाँ पे बैंगनी कलर खत्म हो रहा है, कहाँ पे ये वॉयलेट खत्म हो रहा है, कहाँ पे ब्लू शुरू हो रहा है, इसके बीच में कोई गैप है क्या? कोई एकदम शार्प एज है क्या? नहीं है ना। यहाँ पे देखो ये खत्म हो रहा है, ये शुरू हो रहा है, तो इसके बीच में कोई क्या है, शार्प एज नहीं है। यहाँ पे देखो ग्रीन कब खत्म हुआ, येलो कब शुरू हुआ, कुछ है क्या? नहीं है ना। कोई शार्प बाउंड्री है? नहीं है। तो जहां पे शार्प बाउंड्री नहीं होती कि ये देखो ग्रीन खत्म हो गया, ये येलो शुरू हो गया, तो ऐसा स्पेक्ट्रम तो क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब हम हाइड्रोजन गैस को बीच में ले जाते हैं तो वो क्या करेगा, कुछ लाइंस को उसने, कुछ इस फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पे क्या होंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। और ये क्या बना देगा, ब्राइट प्लेटफॉर्म पे डार्क लाइंस बना देगा। क्या बना देगा? ब्राइट प्लेटफॉर्म पर डार्क लाइंस बना देगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या किया, जो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए थे उनको क्या निकालना है, बाहर निकालना है। तो जो लाइन एब्सेंट थी वही क्या हो जाएगी, अब रीअपियर हो जाएगी। जो एब्सेंट थी रीअपियर, और बाकी क्या बोलेगा, पूरा आपका डार्क प्लेटफॉर्म है ना। जो टुकड़ा खाया है वही तो क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, बाकी चॉकलेट तो नहीं निकलेगी ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब देखो हर स्पेक्ट्रम लाइन की एक वेवलेंथ होती है ना। जैसे यहाँ पे दिया ना 400 नैनोमीटर, 450, 500, 550, 600, जैसे ये वाली स्पेक्ट्रम लाइन है तो इसका कितना है, लगभग 650 नैनोमीटर है ना। तो हाइड्रोजन एटम जो होता है वो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाली लाइंस को ही क्या करता है, एब्जॉर्ब या एमिट करता है। तो इसलिए वो हाइड्रोजन एटम की क्या हो जाती है, आइडेंटिटी हो जाती है। और यही सभी एटम्स के लिए आइडेंटिटी का काम करता है। इसीलिए इन स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम्स भी बोलते हैं। समझ में आई बात? तो यहां पे कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, ये नोट कर लिया, कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं इन स्पेक्ट्रम के बारे में। क्या है पॉइंट्स? पहला पॉइंट, स्पेक्ट्रम लाइंस, स्पेक्ट्रम लाइंस फॉर ईच एटम, ईच एटम, lines for each atom are observed uniquely, uniquely, ठीक है, observed in unique pattern। इनका जो पैटर्न होता है बड़ा यूनिक होता है हर एक के लिए, ठीक है, पहली बात। इस यूनिक पैटर्न की वजह से इन स्पेक्ट्रम लाइंस को क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम्स। दीज यूनिक पैटर्न्स, दीज यूनिक patterns are called
फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स, इनको क्या बोलते हैं? एटम्स के फिंगरप्रिंट बोला जाता है। और ये जो स्पेक्ट्रम टेक्निक होती है, इसका यूज होता है किसके लिए? नए एटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। मान लो किसी साइंटिस्ट ने कोई नया एटम या एलिमेंट डिस्कवर कर दिया। आप देखते हो पीरियोडिक टेबल में कितने सारे एलिमेंट हैं, और अभी भी जंग लगी हुई है नए नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करना। लगभग 100 के करीब तो नेचुरली सिंथेसाइज्ड है, नेचुरली मिल गए, लेकिन 100 के बाद में जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है वो सारे क्या है? आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है, जिनको लैब में बनाया गया है। और कोई साइंटिस्ट कोई नया एलिमेंट जब बना लेता है तो वो उस एलिमेंट को अपना नाम देके अमर हो जाता है। जैसे आप देखते हो ना, रदरफोर्डियम वगैरह वगैरह, कितने साइंटिस्ट लोगों के नाम से वो क्या बने हुए हैं? एलिमेंट्स बने हुए हैं ना। तो उन्होंने क्योंकि डिस्कवर किया, मेहनत की बेचारों ने, तो इसलिए क्या मिल जाता है उनको? अपना नाम भी मिल जाता है। तो ये एलिमेंट को डिस्कवर करना एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है। परंतु किसी साइंटिस्ट ने एलिमेंट को डिस्कवर किया, उसने ढिंडोरा पीट दिया, मैंने कर दिया एलिमेंट डिस्कवर, मैंने कर दिया एलिमेंट डिस्कवर, कौन उसकी बात को मानेगा? साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे? चलो स्पेक्ट्रम निकालो इसका, देखते हैं यूनिक है क्या। यूनिक है तो तुम्हारा एलिमेंट, तुमने जो बनाया है, जो एटम नया बनाया है, वो क्या है? यूनिक है, नहीं तो यूनिक नहीं है। आयरन मैन मूवी देखिए, देखिए क्या? देखिए, उसमें वो आर्क रिएक्टर बनाता है, लेजर बीम को उस पर किसी मेटल के ऊपर बॉम्बार्डिंग करवाता है। फिर उसका जारविस बोलता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस, यू हैव डिस्कवर्ड ए न्यू एलिमेंट, यू हैव क्रिएटेड न्यू एलिमेंट, है ना। उसका नाम भी देता है, कुछ होता है ना। तो ये प्रक्रिया होती है नया एलिमेंट बनाने की, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि वो नया है? स्पेक्ट्रम टेक्निक से, है ना। तो this technique is used this technique is used to identify new elements, or elements at different planets। तो अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं वहां पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वहां पे क्या क्या मौजूद है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्या करते हैं? इस टेक्निक का यूज करते हैं। समझ में आया बात हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, है ना। तो ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि डिसकंटिन्यूस नेचर का है, और ये भी लाइट के अंदर पैकेट्स होते हैं, यानी कि फोटॉन्स होते हैं, उस बात को सपोर्ट करता है। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, है ना, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था रेबर्ग के द्वारा। क्या दिया गया था? एक फॉर्मूला दिया गया था रेबर्ग के द्वारा। ये देखो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझना। रेबर्ग फॉर्मूला। अच्छा, रेबर्ग ने नहीं दिया था। सबसे पहले देखो, रेबर्ग से भी पहले एक साइंटिस्ट थे जो थे बाल्मर। कौन थे? बाल्मर। ये जो लाइंस मिल रही थी ना अलग अलग, इन लाइंस का नाम दिया गया। क्या दिया गया? नाम दिया गया। और सबसे पहले इन लाइंस को जो ऑब्जर्व किया था, ये किया था बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने किया था? बाल्मर। तो हम यहां पे लेते हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइंस। डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइंस, डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइंस, अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइंस। यहां पे स्पेक्ट्रम लाइंस के नाम बनाए गए। ये जो स्पेक्ट्रम लाइंस है, इनके देखो नाम क्या क्या थे।
सबसे पहली लाइन थी बाल्मर लाइन, ये थी बाल्मर लाइन। बाल्मर लाइन, बाल्मर लाइन क्या थी, उसने दिया कि जो लाइन मिल रही है उसका अगर वेवलेंथ निकालते हैं, वेवलेंथ का उल्टा 1/λ, ये कहलाता है वेव नंबर। इसको डिनोट कर सकते हैं वी बार से या फिर न्यू बार से। किसे डिनोट करते हैं इसको? न्यू बार। ये क्या कहलाता है? वेव नंबर। तो उसने उसका एक फॉर्मूला दिया, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला था। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? जो एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। तो 1/λ इज इक्वल टू आया था आर टाइम्स आर एच टाइम्स 1/n, n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। ये हमारा कोई रेबर्ग फॉर्मूला है, या फिर n इनिशियल का स्क्वायर, या फिर इसको मैं n1 n2 लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पर जो बाल्मर लाइंस हैं उसके लिए यहाँ पे आया था 2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये बाल्मर ने फॉर्मूला दिया था। बाल्मर के लिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी? 2 थी। इसको समझाएंगे अभी कि ऐसा क्यों था। ये बाल्मर ने सबसे पहले फॉर्मूला दिया था। और बाल्मर ने ये फॉर्मूला सबसे पहले क्यों दिया, इसको भी अपन समझेंगे। जहां पे आर एच जो है ये रेबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, रेबर्ग कांस्टेंट और हाइड्रोजन। इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁻² में 2, और यूनिट हो जाएगी नैनोमीटर इनवर्स। क्या हो जाएगी? नैनोमीटर इनवर्स। या फिर खाली मीटर इनवर्स में देखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये वैल्यू होती है रेबर्ग कांस्टेंट की, 1.097 इंटू 10⁻⁻² या फिर 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में। एक नैनोमीटर कितना होता है? 10⁹ मीटर होता है। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला है या फिर एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा फॉर्मूला जो एक्सपेरिमेंट के डेटा ऑब्जर्वेशन से बनाया जाता है, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। है ना? ये बात ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर ध्यान में रखना। द फॉर्मूला which is created by data of experiment, by data of experiment। ऐसा फॉर्मूला जो एक्सपेरिमेंट के डेटा से बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। आई बात समझ में? तो ये बाल्मर लाइंस के लिए फॉर्मूला आया, है ना? यहां पे n की वैल्यू क्या होती है? 2 से ज्यादा होती है ना? क्या हो सकती है? 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 से ज्यादा होगी। समझ आए बात? बाल्मर सीरीज की लाइन के लिए। फिर बाल्मर आया, बाल्मर के बाद में लाइमन आया, पास्चन आया, ब्रैकेट, फंड, हेनफ्रे, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी लाइंस के एम्पेरिकल फॉर्मूले दिए। लेकिन उन सभी फॉर्मूलों को कंबाइन करके एक फाइनल फॉर्मूला दिया गया, जो फॉर्मूला था रेबर्ग फॉर्मूला। क्या था? रेबर्ग फॉर्मूला, है ना? तो देखो रेबर्ग फॉर्मूला लेते हैं। ये तो था बाल्मर लाइंस के लिए, बाल्मर फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको। अब लेते हैं रेबर्ग फॉर्मूला। ये नोट कर लिया? नेक्स्ट देखो, रेबर्ग ने फॉर्मूला जो दिया
रेबर्ग्स फॉर्मूला। रेबर्ग ने क्या फॉर्मूला दिया? रेबर्ग ने फॉर्मूला दिया कि अलग अलग साइंटिस्ट झगड़ रहे हैं अपने अपने लाइंस का नाम देने के लिए। उसने बोला कि आप जो वेव नंबर है 1/λ, इसको लिख दो RH टाइम्स 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, वेयर n इनिशियल इज ग्रेटर देन इक्वल टू n फाइनल प्लस 1। ये देखो रेबर्ग ने फॉर्मूला दिया कि n फाइनल कुछ भी हो सकता है, n फाइनल 1 हो सकता है, इनिशियल फिर क्या होगा? अगर n फाइनल 1 है तो इनिशियल क्या होगा? 2 या 2 से बड़ा होगा ना। देखो इसको कैसे समझोगे कि जो n इनिशियल है वो n फाइनल प्लस 1 से इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए। तो n फाइनल क्या हो सकता है? मान लो 1 ले लें तो 1 के अगर ये फाइनल 1 लिया तो n इनिशियल क्या हो सकता है? फिर 2 3 4 5 6 ऐसा हो सकता है। ये अगर 2 ले ले तो ये क्या हो सकता है? 3 4 5 6 ऐसा हो सकता है। ये अगर 3 ले ले तो ये क्या होगा? फिर एक से ज्यादा, यानी 4 5 6 7 8 ऐसा आएगा। आएगा ना? समझ में आई बात? तो ये हमारा रेबर्ग फॉर्मूला है फाइनल, जिसने क्या दिया? हर तरह की लाइंस को इंडिकेट करने के लिए एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दिया। ये रेबर्ग फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है। अब इस रेबर्ग फॉर्मूले में, इस रेबर्ग फॉर्मूले में हम क्या करते हैं? जब हम रेबर्ग फॉर्मूले को यूज करते हुए अलग अलग लाइंस को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये लाइंस है क्या, कैसे दिखाई देती है, तो अलग अलग नाम आते हैं, है ना। तो हम अलग अलग स्पेक्ट्रम लाइंस लेते हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइंस। ये डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइंस की एक टेबल बना लेते हैं, उसमें लाइन का नेम लिख लेंगे पहले तो, डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइंस। अलग अलग जो ये लाइंस का आई थी उनके सभी के नाम लिखते हैं। लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैंकंट, फंड, हेम्फ्रे। तो ऐसे देखो अलग अलग लाइंस के नाम हो जाएंगे। पहले तो कॉलम ले लेंगे लाइंस का नेम, नेम ऑफ द लाइंस, नेम ऑफ द लाइंस। फिर आ जाएगा उनका ट्रांजिशन, यानी कि एन इनिशियल और फाइनल की वैल्यू क्या होगी। और फिर एक कॉलम ले लेंगे उनकी रेंज के लिए, है ना। पहले कॉलम में तो लेंगे नेम ऑफ लाइन, लाइन का नाम, और फिर उसके लिए लेंगे एन फाइनल की वैल्यू, और इसके लिए एन इनिशियल क्या होगा? उनकी वैल्यू। और ये किस रेंज में आएंगे? रेंज ऑफ लाइन। ठीक है। देखो अगर एन फाइनल 1 हो, एन फाइनल क्या हो? 1। एन फाइनल ले लेते हैं अपन 1, तो एन इनिशियल क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो सकता है ना। ऐसी लाइन जो होती है इनको बोलते हैं लाइमन। क्या बोलते हैं? लाइमन। ऐसी लाइंस को क्या नाम दिया जाता है? लाइमन। अगर एन फाइनल ले लेते हैं 2, क्या ले लेते हैं? 2। और 2 से कहां कहां से आ सकता है? 3 4 5 6 यहां से आ सकता है। यहां से कोई आ रहा है मान लो। ये क्या है? देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना एटम के सराउंडिंग में अलग अलग एनर्जी लेवल्स में रहता है। कहाँ रहता है? अलग अलग
एनर्जी लेवल्स में रहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है कहाँ से, सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे ये मंजिल होती है ना इस बिल्डिंग में, जैसे मंजिल है अलग अलग, तो दूसरी तीसरी चौथी मंजिल से जब पहली मंजिल में इलेक्ट्रॉन आता है तब क्या मिलती है, लाइमन वाली लाइंस मिलती है। लेकिन तीसरी चौथी पांचवी छठी मंजिल से अगर दूसरी में आता है तो कौन सी लाइन मिलती है, इसको बोलते हैं बाल्मर, क्या बोलते हैं, बाल्मर लाइन बोलते हैं उसको। फिर चौथी पांचवी छठी से तीसरी में अगर आता है तो उसको बोलते हैं पाशन। फिर पांचवी छठी सातवीं से अगर आता है चौथी में तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रैनकट। और पांचवी में अगर आता है छठी सातवीं आठवीं से तो इसको बोलते हैं फंड, PFU, पी साइलेंट रहता है। और अगर छठी में आता है सातवीं आठवीं नवीं से तो इसको बोलते हैं हैनफ्रे। तो ये इतनी लाइंस हमें ध्यान में रखनी होती है, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हैनफ्रे। ये क्या है, अलग अलग एनर्जी लेवल से जब फर्स्ट में आता है तब तो लाइमन बनती है, सेकंड एनर्जी लेवल में आता है तो बाल्मर, फिर थर्ड में आता है तो पाशन, फोर्थ में आता है तो ब्रैकेट, पांच में आता है तो फंड, और छह में आता है तो हैनफ्रे लाइन बनती है। इन लाइंस के लिए एक खासियत है, रेंज ऑफ लाइंस देखो क्या होती है। सबसे पहली लाइन कौन सी डिस्कवर हुई थी, बाल्मर। कौन सी हुई थी, इसका कारण ये था कि क्योंकि ये लाइन जो है वो विजिबल रेंज की थी। किसकी थी, क्योंकि इसमें जो स्पेक्ट्रम लाइन मिस हो रही थी या एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रम में, उन लाइंस की फ्रीक्वेंसी किस में फॉल हो रही थी, विजिबल रेंज में। तो वो दिखाई दे जाती है अपनी नेकेड आई से, आंखों से अपन विजिबल रेंज की जो लाइंस उनको तो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बाल्मर ने भी क्या कर लिया, देख ली, बाल्मर को दिखाई दे गई। इसलिए सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी कौन सी हुई थी, बाल्मर लाइंस डिस्कवर हुई थी, विजिबल रेंज। विजिबल रेंज से उधर आते तो कौन सी मिलती है अपन को, विजिबल रेंज से जस्ट पहले कौन सी थी, स्पेक्ट्रम पट्टी याद करो। सबसे पहला कौन था, गामा, फिर एक्सरे, फिर यूवी। यूवी के बाद में कौन आती है, विजिबल आती है ना, हाँ। इंफ्रारेड तो बाद में आती है, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड तो बाद में आती है ना, नहीं। तो विजिबल रेंज से पहले कौन सा था, यूवी। तो लाइमन वाली लाइन कौन सी होती है, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट यूवी वाले रेंज में आता है लाइमन। फिर बाल्मर हो गया विजिबल रेंज में। फिर पाश्चन जो है, विजिबल के बाद कौन आता है, वो स्पेक्ट्रम पट्टी देखो उसमें बनाया था ना डायग्राम, कौन सा था, इंफ्रारेड। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ये इंफ्रारेड हो जाएगा, ये हो जाएगा इंफ्रारेड। और ये सारे फिर इंफ्रारेड ही चलते हैं, ये सारे क्या रहते हैं, इंफ्रारेड ही रहते हैं, इन सब की रेंज। तो ये आपको टेबल ध्यान में रखना है अलग अलग लाइंस के लिए, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हैनफ्रे। इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊं क्या, लोकेश सर बीकानेर में फिजिक्स बेहतरीन पढ़ाते हैं, है ना, नहीं क्या, लोकेश सर बीकानेर में फिजिक्स बेहतरीन पढ़ाते हैं, ऐसे याद रख लो। मेरी तारीफ भी हो जाएगी, मार्केटिंग भी हो जाएगी, आपका काम भी बन जाएगा। और वैसे ही राइम की तरह याद करोगे ना, जैसे छोटे बच्चे नर्सरी वाले नहीं करते हैं, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हैनफ्रे, लाइमन। देखो कोई भी ऐसे वर्ड्स वगैरह याद करने हो ना जिंदगी में, तो दो तरीके हैं इसके, या तो कोई ट्रिक से याद कर लो, भाई बिना याद किए आगे बढ़ ही नहीं सकते इसमें। अब ये इनमें कोई लॉजिकल सीक्वेंस तो है नहीं, किसी की लॉजिक से अपन याद हो जाए, या तो लॉजिक से याद हो जाती है चीज अपने आप, उसका लॉजिक समझ में आ गया, या फिर उसमें हमें कोई ट्रिक बनानी होती है, जैसे ये मैंने बना दी, लोकेश सर बीकानेर में फिजिक्स बेहतरीन पढ़ाते हैं, ऐसे लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हैनफ्रे। या फिर तीसरा तरीका होता है बच्चों वाला, बच्चे जैसे नर्सरी क्लास में होते हैं तो उनको अ से अनार कैसे सिखाते हैं, गा गा के सिखाते हैं।
अ से अनार, है ना, अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ठ से ठठेरा बजाते हैं, फिर करते हैं ना। तो उनको राइमिंग सिखाते हैं, क्योंकि जो गाना होता है ना, गाते हैं जब अपन, तो उससे भी क्या होती है, अपनी मेमोरी स्ट्रांग होती है। जब अपन गा के कोई चीज समझते हैं तो भी हमारा याददाश्त मजबूत होता है। तो सबसे पहला जो मेथड है कोई भी चीज को याद करने का, क्या है, उसका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। अगर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हमें पता है तो हम कोई चीज भी याद कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई चीज कंसेप्चुअली क्लियर हो गई आपको, तो आपको परमानेंटली माइंड में रिटेन करने के उसके चांस ज्यादा रहते हैं। जैसे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कोई चीज आपको समझ में आई है, तो उसका रिटेंशन जो है ना आपकी मेमोरी में, वो लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि ये लॉजिकल सब्जेक्ट हो गया, कोई फिजिक्स हो गया, मान लो मैथमेटिक्स हो गया। लेकिन बायोलॉजी की कोई चीज आपने याद करी है और उसको आप 6 महीने रिवाइज नहीं करो, आप भूल जाओगे। लेकिन फिजिक्स या फिर मैथ्स का कोई चीज आपने लॉजिकली समझा है तो उसको 6 महीने में डल होना कम चांस है। तो पहला जो तरीका है चीजों को रिटेन करने का दिमाग में, वो है लॉजिकली अंडरस्टैंड करना। दूसरा तरीका है ट्रिक्स, है ना, कोई ट्रिक, जैसे लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फन में लोग सर बीकानेर में फिजिक्स बेहतरीन पढ़ाते हैं, ये ट्रिक हो गई। ट्रिक में क्या किया, पहले वर्ड्स का कुछ ऐसे सिक्वेंशियल लाइन बना लिया, उस सिक्वेंशियल लाइन को याद कर लिया, क्योंकि ये लाइन लॉजिकल है, इनकी सीक्वेंस लॉजिकल नहीं है, तो ये आप भूलने के पूरे पूरे चांस रहते ही है। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, किसी लॉजिकल सीक्वेंस से इसको कोरिलेट कर देते हैं। और तीसरा, हमारी मेमोरी किसके लिए शार्प होती है, गानों के लिए, म्यूजिक के लिए, राइम्स के लिए। समझ में आया। बच्चों को कैसे याद कराते हैं, अ से अनार, आ से आम, छोटा ई से इक, ईख ऐसे कराते हैं, ठ से ठंडेरा। तो उनको राइम्स ऐसे गा गा के करवाते हैं याद, तो फिर वो याद हो जाती है, उनके मेमोरी में बैठ जाती है। तो हम भी अगर इसको याद करना चाहें, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड हैंड फ्रे, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड हैंड फ्रे, ऐसे 4-5 बार ऐसे गा लो कोई भी चीज। मान लो आप बायोलॉजी का कोई चीजें पढ़ते हो जिनको याद करना ही करना है, उसके लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। भाई समझ में तो आता है ही कुछ चीजों में, लेकिन कभी कभी हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जब हम क्या करना होता है, हमें याद ही करना होता है, बिना याद के हम काम निकाल ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, ऐसे राइम्स बनानी होती है। क्या बनानी होती है, राइम्स। लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फन हैंड फ्रे, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फन हैंड फ्रे, ऐसे याद कर लो, है ना, एक म्यूजिकल सीक्वेंस के साथ, म्यूजिकल टोन्स के साथ। नहीं, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई आपको म्यूजिक दिमाग में चल रहा होता है लेकिन उसके वर्ड नहीं बैठ रहे होते, म्यूजिक याद रह जाता है ना, लिरिक्स से, लिरिक्स अपन को याद करने पड़ते हैं, बार बार म्यूजिक को देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तब जाके लिरिक्स याद हो, लेकिन म्यूजिक जो होता है अपने बहुत जल्दी दिमाग में बैठता है ना। तो ये कुछ मेमोरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं दिमाग के। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अलग अलग लाइंस हो गई। इन लाइंस को देखो मैं एक ऐसे डायग्राम से भी दिखा सकता हूं। कैसे डायग्राम से दिखा सकते हैं, जैसे मैं अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स है एटम के सराउंडिंग में, उसको इस तरह से डिनोट कर देता हूं। जैसे ये मान लो हमारा एटम है, तो इस एटम का ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, और इसके सराउंडिंग में हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के अलग अलग एनर्जी लेवल्स ले रहे हैं ऐसे। ये देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के सराउंडिंग में इस तरह से अलग अलग एनर्जी लेवल्स में मोशन करता है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। इसको बोलते हैं n बराबर 1, ये होता है n बराबर 2, ये हो गया n बराबर 3, ये हो गया n बराबर 4, और ये हो गया n बराबर 5। मान लो 5 एनर्जी लेवल्स हमने बना दिए, है ना। अब इन पांचों एनर्जी लेवल में से जब भी इलेक्ट्रॉन पहले में आएगा, किस में आएगा, पहले में आएगा, पहले में आएगा तो इसको बोलेंगे लाइमन की फर्स्ट लाइन। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट लाइन, लाइन ऑफ लाइमन कौन सी हो जाएगी अपनी, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, 2 से 1 में आएगा। जब सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, लाइमन की पहली लाइन। अगर 3 से 1 में जंप कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लाइमन की सेकंड लाइन। क्या बोलेंगे, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन। फिर 4 से 1 में जंप करेगा तो थर्ड लाइन।
समझ में आई बात? फोर्थ लाइन कौन सी हो जाएगी? जब 5 से 1 में जंप करेगा। तो ये सारी क्या लाइमन के अलग अलग लाइन्स है ना? ये लाइमन से लाइमन लाइन्स, समझ में आया बात? ये होगी फर्स्ट लाइमन की लाइन, ये होगी सेकेंड लाइन, ये होगी थर्ड लाइन, और ये होगी फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन कब बन रही है? जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, कौन से एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है? 5वें से पहले में जब जंप करेगा तो कौन सी लाइन बनेगी? लाइन लाइमन की फोर्थ लाइन बनेगी। समझ में आई? क्लियर है? बाल्मर की लाइंस देखनी है तो बाल्मर की लाइंस देखो कैसे मिलेगी। जब बाल्मर की पहली लाइन कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन कहां कहां जंप करेगा? थर्ड से सेकंड में जब जाएगा तब क्या होगा? बाल्मर की पहली लाइन मिलेगी। थर्ड से सेकंड में जाएगा, फोर्थ से सेकंड में जाएगा तो बाल्मर की सेकंड लाइन, ये हो गई बाल्मर की थर्ड लाइन। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट, ये सेकंड, और ये कौन सी हो गई? थर्ड। ये हो गई कौन सी? बाल्मर लाइंस। हुई है नहीं हुई बताओ? आई समझ में? बाल्मर लाइंस। इसी तरह से लाइमन, बामर, फिर पाश्चन के लिए तीसरे एनर्जी लेवल में हमें जाना पड़ेगा। ये पाश्चन लाइंस हो गई। ये क्या हो गई? पाश्चन लाइंस। आई बात समझ में? तो ये अलग अलग एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो अलग अलग लाइंस बनती है। ठीक है, इनको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो तरीका है इसमें इस तरह के भी मैं एनर्जी लेवल सिखा सकता हूँ। देखो ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स है ना? जैसे ये हो गया n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7। हो गए? तो लाइमन की जितनी भी लाइंस है ड्रॉ करनी हो तो कौन सी हो जाएगी? ये 2 से 1 आ गया, या फिर 3 से 1 आ गया, या फिर 4 से 1 आ गया, या फिर 5 से 1 आ गया, 6 से 1 आ गया, 7 से 1 आ गया। ऐसे हुआ ना? ये कौन सी होगी? लाइमन्स लाइन। ठीक है, फिर बाल्मर की लाइंस को दिखाना हो तो ऐसे 3 से 2 में आ गया, 4 से 2 में आ गया, 5 से 2 में आ गया, 6 से 2 में आ गया, या फिर 7 से 2 में आ गया। ये होगी बाल्मर लाइंस। ओके, समझ आई बात? क्लियर है? और बाकी फिर पार्शियल ब्रैकेट एंड फिर ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये एक विजुअल डायग्राम से इसको ध्यान में रखना है। क्लियर? आया बात समझ में? नोट कर लिया? अब देखो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, अपन न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं लाइंस के लिए। न्यूमेरिकल देखो कैसे आते हैं, जैसे आपको पता लगानी हो, आगे बढ़े। ये जो रेबर्ग फॉर्मूला है ना, ये वाला, इसके न्यूमेरिकल देखो कैसे बनते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करें। जैसे आप क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है? क्वेश्चन है फाइंड आउट वेव नंबर एंड वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन।
लाइमन की जो फर्स्ट लाइन है उसका क्या निकालना है अपन को, वेव नंबर एंड वेवलेंथ निकालना है। तो लाइमन की फर्स्ट लाइन कौन सी हो जाएगी, कौन सी होगी लाइमन की फर्स्ट लाइन, जाना कहाँ है 1 में, और फर्स्ट लाइन के लिए कहाँ से जाएगा 2 से जाएगा। तो 1/λ जो कि क्या होता है न्यू बार, वेव नंबर क्या आ जाएगा, रेबर कांस्टेंट 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स है तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये वैल्यू रख देंगे ना। भाई कहाँ जाना है 1 में जाना है, कहाँ से जाएगा 2 से, तभी बनेगी लाइमन की पहली लाइन। लाइमन की पहली लाइन का जो वेव नंबर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 माइनस 1/4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3/4 हो जाएगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3.021 1 27 28 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 3.281 इंटू 10⁻⁷, उसमें 4 का डिवाइड कर देते हैं, एक इसको दे दिया तो 32.81 इंटू 10⁻⁶ हो गया, उसमें 4 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स। ये तो क्या आ गया अपना वेव नंबर आ गया, क्या है वेव नंबर। अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ कैसे आएगी, वेवलेंथ कैसे आ जाएगी, वेव नंबर के उल्टे से आएगी। तो इसका उल्टा कितना हो गया 1/8.2 इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा मीटर में, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁶ मीटर अपॉन में 8.2, इसको ले लेते हैं अपन 1000 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन में 8.2 लिख सकता हूं इसको, है ना। 1000 बना लिया, 10⁻⁻6 को देखो क्या बनाया मैंने 1000 बनाया, तो 1000 में किसका मल्टीप्लाई कर दूं 10⁻⁹ का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻⁶ आ जाएगा ना। क्यों किया, क्योंकि 10⁻⁹ को क्या लिख सकता हूँ नैनो, क्या ले सकते हैं नैनो। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे मैं 1000 में डिवाइड करता हूँ 8.2 का, तो ये आ जाएगा 121.95, कितना आया 121.95, और ये है नैनो तो ये क्या आ जाएगा नैनो मीटर आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा नैनोमीटर आंसर आ गया ना। आई बात समझ में, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल्स हम लेंगे इस स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक पे, है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही।